गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर एक नए टॉपिक पदार्थ विज्ञान के हम आज शुरू करते हैं, जो है द्रव्य। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द्रव्य रहने वाला है। और क्योंकि हम सब ने दर्शन शास्त्र इससे पहले पढ़ लिया था, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेवल 1 जा सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये बहुत बेसिक्स पे ही रहे। तो सबसे पहले द्रव्य, गुण, कर्म ये सब को भूल के हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत की हुई क्या ज़रूरत थी आचार्यों को इन चीज़ों को बनाने की, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये हुआ यूँ था कि सभी दर्शनों ने हमें मोक्ष तो बता दिया, और इस मोक्ष से हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, फिर परम सुख, ईश्वर से पहुंचना, ये सब पता चल चुका था। पर इससे सुखी कौन हो रहा था? केवल ज्ञानी लोग जो आचार्य थे, और बाकी का पूरा संसार सब ऐसे ही दुखी थे। तो एक सभा बुलाई गई जिसमें ये पहचाना गया कि मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है। तो बहुत विमर्श के बाद बात हुई कि धन जो है वो सबको ज़रूरत लगती है। एक साधु, एक रंग को भी जीवन मात्र के लिए थोड़े धन की ज़रूरत रहती है। तो धन ही जो है वो दुख का कारण है। तो यानी इस पे एक तर्क रखा गया कि अगर धन ही जो है वो दुख का कारण है, तो जो इंसान धनवान है वो कभी दुखी नहीं होता। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, वो भी तो शरीर से दुखी हो सकता है, मन से दुखी हो सकता है, रोगी हो सकता है वो। तो फिर बात हुई, मतलब कि जिसको आरोग्य का ज्ञान हो वो हमेशा सुखी रहेगा? तो कहते हैं नहीं, उसे भी तो पेट भरने के लिए धन की ज़रूरत होगी। तो मतलब कोई सही निष्कर्ष नहीं आ रहा था। कई दिनों के तर्क वितर्क के बाद एक बात आई कि इन सब में जो मूल कारण है दुख का, वो है अज्ञानता, और इससे मिटाने का रास्ता है ज्ञान। तो अब सबके बात समझ में आ गई थी कि हमें ज्ञान लेना है, पर किसका ज्ञान और कैसा ज्ञान और कितना ज्ञान, ये सब सवाल उसी समय बन गए थे जब इसका जवाब मिला हमें। मतलब एक सवाल ख़त्म हुआ नहीं कि अनेकों सवाल खड़े हो गए। तो सबसे पहले तो ज्ञान लेना है, ये समझ में आ गया। किसका ज्ञान? तो उत्तर आया सब चीज़ का। सब चीज़ मतलब इस संसार की सभी चीज़ों का। फिर इसके बाद में इसे ले कैसे? तो इसके लिए आचार्य ने कहा कि अगर मैं एक एक चीज़ को बैठ के गिनता रहूँ और समझता रहूँ, तो फिर उनकी आयु तो ख़त्म हो जाएगी, और ये कार्य कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि संसार में इतने सारे द्रव्य हैं या इतनी सारी वस्तुएं हैं। तो इसलिए एक बात रखी गई कि ये जो ये जो इतने सारे द्रव्य हैं, इनको समझने के लिए कोई ऑर्डर अरेंज कर दिया जाए। यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ सब्सटेंसेस को हम एक लिस्ट में बना देते हैं, और उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। फिर उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस को स्टडी करेंगे, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप्स है कि नहीं उसको स्टडी करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो चीज़ें डूएबल हो जाती है। टाइम लगेगा ज़्यादा, पर ये अचीवेबल गोल है। तो इसी को इन लोगों ने संस्कृत में कह दिया। यानी कि जब हम सब्सटेंस को पढ़ते हैं तब उसे द्रव्य कह दिया। उसके बाद में जब हम उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो उन्हें गुण कह दिया। जब हम उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं तो उसे कार्य कह दिया। और जब हम उन्हीं सब्सटेंसेस के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को पढ़ने लगे तो उसे सामान्य और विशेष कह दिया। और जब उनके बीच में रिलेशनशिप्स ढूंढने लगे तो उसे समवाय कह दिया। तो इस तरीके से हमने इसे क्लासीफाई कर दिया। फिर इसके नामकरण की बारी आई, तो इसको नाम क्या दें? तो जो सब्सटेंसेस थे उनको उन्होंने द्रव्य कह दिया। पर ऐसे ही थोड़ी संस्कृत में किसी को कुछ कहते हैं। तो इस शब्द को बनाने के लिए ध्रुगतो धातु से इसका निरुक्ति की गई। अब इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण के जो हमारे आचार्य पाणिनि के संप्रदाय के लोग थे, वो इसका अर्थ बताते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति का रूप। यानी कि द्रव्य वो है जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, जो गमन करता है यानी जो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, और जिसे प्राप्ति रूप यानी जिससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसे मॉडर्न से देखें तो इसे आप कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस कह दीजिए जिससे आप नॉलेज ऑब्टेन करते हो, उसी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हो, और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी निकालते हो। फिर आता है कि जैन दर्शन जो है, उन्होंने इसके बारे में कहा द्रवती होना, यानी कि प्रवाहित होना। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस में ये फ़्लो होता रहता है। फिर इसके बाद में, ये तो एक वर्ड का मतलब हुआ, पर हमें एक डेफिनेशन चाहिए। तो इसका डेफिनेशन ऐसे आता है, द्रव्यति गच्छति परिणाम विषणमिति द्रव्यम, या फिर द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणानिति वा द्रव्यम। यानी कि द्रव्य वो है जो एक परिणाम को प्राप्त करे, यानी एक रिज़ल्ट हमें दे कुछ ना कुछ, और उसके बाद में इसमें संयोग और विभाग, यहाँ पे सेपरेशन
और उसके बाद में कॉम्बिनेशंस होते रहने चाहिए। आप इसे भी मॉडर्न से रिलेट कर लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स सेपरेट होते हैं, कुछ कंबाइन होते हैं। यही होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो उस समय आचार्य इसे ऐसे एक्सप्लेन करते थे। फिर इसके बाद में जब द्रव्य शब्द हमने बना दिया, तो ये द्रव्य शब्द किसे द्रव्य कहे, इसके लिए हमें द्रव्य के लक्षण मालूम होने चाहिए। हर चीज़ को द्रव्य कहना सही है, पर कुछ कुछ चीज़ें होंगी ना कि जिसके टर्म्स पे हम कहेंगे कि ये द्रव्य है, तो वो क्या थे। तो इस पे आचार्य चरक कहते हैं, यथा आश्रित कर्म गुणः कारणम समवायतः ततः द्रव्यम। चरक सूत्रस्थान 1/51। यहाँ पे आचार्य चरक कहते हैं कि जो आश्रित आश्रित कर्म है जिस पर, और गुण के साथ उसका समवाय कारण है, वो है द्रव्य। अब यहाँ पे जो हमारे पदार्थ विज्ञान के टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक माइनर से एरर कर देते हैं। जब इस डेफिनेशन को देखा जाता है तो लगता है यथा आश्रित कर्म गुण, यानी कर्म और गुण दोनों आश्रित हो जिस पे, ये बात तक सही है। फिर उसके बाद में वो लेते हैं कर्म गुण कारण समवायत, यानी कर्म और गुण दोनों ही उसके समवाय कारण हैं, तो उसे द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य चरक का कहने का उद्देश्य ये नहीं था, और ये बात को सिद्ध करते हैं आचार्य चक्रपाणि थोड़ी देर बाद। पर हम अगर इसी तर्क को आगे लेके जाते हैं तो जो हमारे वैशेषिक दर्शन वाले हैं वो अपने प्रथम अध्याय में कहते हैं, क्रिया गुणवंत समवाय कारणमिति द्रव्य लक्षणम। मतलब क्रिया यानी यहाँ कर्म है, तो कर्म और गुण के साथ जो समवाय कारण है वो है द्रव्य। फिर द्रव्य हमारे आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवंत समवाय कारणमिति, सुश्रुत सूत्रस्थान 40/2। तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स हमको दिख रहे हैं, एक है द्रव्य, एक है गुण और एक है कर्म। यहाँ पे आचार्य चक्रपाणि हमें कहते हैं कि द्रव्य जो है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, पर जब हमने उसका निरुक्ति देखी थी तब हमने उसमें प्राप्ति, गमन ये सब देखा, यानी वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो जब वो प्रोसेस शुरू होता है एट द टाइम ज़ीरो, एकदम इंस्टेंटेनियस, तब उस टाइम पे जो वो कर्म करने वाला है वो उसके गुणों पे निर्धारित करता है, ना कि उसके कर्मों को पहले से पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो इसलिए जो गुण है उनका से समवाय संबंध है, ना कि कर्म का। ये आचार्य चक्रपाणि यहाँ पे बताते हैं। तो क्योंकि हमें ये समझ में आ गया, तो इसलिए इस डेफिनेशन को ऐसे बताया गया है, जायमान ही द्रव्यम क्षण गुणम तिष्ठन्ति, यानी क्षण पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गुण है वही डिसाइड करता है कि ये क्या कर्म करने वाला है। फिर उसके बाद में तर्क संग्रह वाले आते हैं। अब तर्क संग्रह जो है वो काफ़ी कंसाइज डेफिनेशंस बताते हैं। तो वो कहते हैं, द्रव्यतम जातिमत्वम गुणत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। तो ये उसी बात को रिप्लिकेट करते हैं, पर यहाँ पे वो क्लियरली बता देते हैं कि द्रव्य जो है वो गुणों से समवाय कारण में है, और इससे हमें सिद्ध हो जाता है कि जो द्रव्य है वो समवाय कारण में आता है गुण के साथ। फिर उसके बाद में इसको बाद में एक आचार्य और बताते हैं, समवाय संबंधम गुण क्रिया आश्रितवम द्रव्यम, यानी समवाय संबंध गुण का, क्रिया आश्रित है उस पर। फिर इसके बाद में हमारे आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं, रसादी नाम पंचनाम भूतानाम यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम, यानी रस के अलावा जो बाकी हैं वो जिस पे आश्रित हो वो है द्रव्य। अब रस के अलावा कौन 5? रस के अलावा रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। अब आपके सामने कुछ सब मैंने फ़ोटोज़ रखी है जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ सेमी सॉलिड है। तो यहाँ तो सिर्फ एक छोटे से पिक्चर में इतनी चीज़ें आ गई, पर अगर मैं इसे बहुत बड़े अमाउंट पे बोलूँ कि वर्ल्ड की सभी द्रव्यों को देखो और गिनती करो या इनको क्लासीफाई करो, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए द्रव्य को रिक्लासीफाई करते हैं वो लोग अलग अलग सब्सटेंस में, जिससे हम उनको आसानी से समझ सकें, जो हम देखते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे आचार्य चरक कहते हैं ख आदि। ख आदि मतलब आकाश महाभूत को ख बोला जाता है। उसके अलावा ख आदि और जो 4 महाभूत हैं, उसके अलावा आत्मा, मन,
काल दिशा द्रव्य संग्रह, यानी कि आकाश जो है उस आकाश तन्मात्रा, उसके अलावा काल, दिशा और फिर उसके बाद में मन जो है, ये टोटल 9 ये हमारे द्रव्य होंगे। अब ऐसा क्यों क्लासिफाई किया गया इसको? तो इसका आंसर है कि अगर मैं एक प्लेट भर थाली देखता हूँ जिसके अंदर बहुत कुछ फूड आइटम्स है, तो अगर मैं बोलूँ ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, तो एक थाली में ही मेरी लिस्ट भर चीज़ें आ जाती हैं। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे की थाली में देखता हूँ तो उसमें अलग लिस्ट ऑफ थिंग्स आ जाती है। तो वैसे ही मैं आगे बढ़ते रहूँ तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। पर अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डालता रहूँ तो रेपिटेशंस बंद हो जाएंगे, क्योंकि उस सेगमेंट में वो चीज़ आ गई है। तो इसलिए यहाँ पे इसको 9 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है जो आपस में सब अलग हैं। मतलब ये जो है ये कारण द्रव्य हैं, इससे बाकी चीज़ों की उत्पत्ति होती है, तो वो बन गए कार्य द्रव्य। इसे हम और डिटेल में अभी देखेंगे। इसके बाद में तर्क संग्रह जब द्रव्य की गिनती करते हैं तो वो कहते हैं तत्र द्रव्याणि, फिर उसके बाद में पृथ्वी, आप, तेज, आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा, यही सब को गिन के वो कहते हैं न एवह। जब ये न एवह कह देते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर वेरी श्योर दैट दिस इज़ 9। अभी ऐसी श्योरिटी क्यों दिखाई इन्होंने? क्योंकि इसी टाइम पे जो न्याय वैशेषिक वाले हैं वो खंडन करके आते हैं वेदांत के 10वें द्रव्य तम का, और उसके बाद जब तर्क संग्रह लिखी गई तो उन्होंने न एवं डाला। जबकि इसका हम पुराना डेफिनेशन देखेंगे वैशेषिक दर्शन का, तो पृथ्वी आप्यस तेजो वायु आकाशम कालो दिशा आत्मा मन इति द्रव्याणि। यहाँ पे वो सिर्फ कह रहे कि 9 द्रव्य है, पर जब दोबारा तर्क संग्रह लिखी गई तो वहाँ वो न एवं डाल के इसको श्योरिटी दे देते हैं। फिर इसके बाद में जब हमने द्रव्य को इस तरीके से क्लासीफाई करना शुरू किया, फिर दिक्कत आ गई कि ये चीज़ आचार्यों को तो समझ में आने लगी, पर व्हाट अबाउट द कॉमन पब्लिक? वहाँ पे ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना, डिफ़ाइन करना फिर मुश्किल जा रहा था। तो वापस से इन डेफिनेशंस को और इजी करने का डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पे वो चेतना अचेतना के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। फिर जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में इन दोनों द्रव्यों को क्लासीफाई कर देते हैं। लिविंग मतलब जो जिसके पास चेतना यानी आत्मा है, और नॉन लिविंग यानी जिसके पास चेतना और आत्मा नहीं है। तो इस पे आचार्य चरक कहते हैं सेन इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। यहाँ इंद्रिय यानी जो हमारी 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो चेतना द्रव्य के अंदर आएंगी। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी इंद्रियों के दम पे चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो अगर उसकी इंद्रियां एक्टिव है मतलब उसमें चेतना है, चेतना यानी कि आत्मा है। और कहीं जहाँ पे निरिंद्रिय है यानी उसकी इंद्रियां नहीं है, तो यानी वो अचेतना है, यानी उसमें आत्मा नहीं है। तो इस तरीके से आचार्य चरक आम इंसान को समझाने के लिए काफ़ी ईजिली इसको डिफ़ाइन करते हैं। और इसको बाद में प्रूव करने के लिए कि सही है, वो कहते हैं अपने शारीर स्थान के 74 श्लोक में शरीरम ही गते तस्मिन शून्यगारम चेतनम। यानी कि जिसके पास चेतना नहीं है वो शून्य है। मतलब शून्य यानी वो कर्म नहीं करेगा अपने आप से, पर इंद्रियों के अंदर शक्ति है जो आपको कर्म करा देगी मन के अधिष्ठान से। ये हमने वेदांत के अंदर देखा हुआ है। फिर यहाँ पे मनुस्मृति और चक्रपाणी का एक वाद देखते हैं हम, जिसमें आचार्य चक्रपाणी जब द्रव्य और गुण कर्म को समझाते हैं तो उसके बाद में वो आचार्य मनु से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे इस जहाँ पे वो बैठे थे यहाँ पे मुझे कुछ द्रव्य गिन के बताओ कि कौन से हैं। तो यहाँ पे जो आचार्य मनु हैं वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ, और ये चीज़ को यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है ताकि आप भी अब अपने रियल लाइफ में पदार्थ को यूज़ करो और अपने आसपास में देखो कि क्या ये द्रव्य आपको दिखते हैं, क्या आप इन सब को एक्सपीरियंस करते हो क्या। तो मनु जब सामने देखते हैं तो वो सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य के आसपास पृथ्वी भ्रमण करती रहती है, इस वजह से सूर्य की जो दिशा है वो बदलती रहती है, स्थान बदलता रहता है उसका। तो वो कहते हैं ये जो सूर्य ये दृष्टिगोचर है, यानी ये इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास कोई ऐसी इंद्री है जो इन सब को चीज़ों को देख रही है और जिसके अंदर तेज का अधिष्ठान है। फिर इसके बाद में वो देखते हैं कि जो बीज है वो पूरक होके फल बन जाता है, जहाँ पे उन्हें फल से बहुत मधुर खुशबू आती है। तो वहाँ पे वो घ्राण इंद्रियों का वर्णन करते हैं। वहीं वो आसमान में तब मेघ यानी कि बादल गरजता है, तो वहाँ पे उन्हें स्रोत इंद्रियों को वो सिद्ध करते हैं। फिर जब वो उस फल को देखते हैं वो आम रहता है जो बहुत मधुर रहता है, तो इसमें वो रस इंद्रियों का वर्णन करते हैं। फिर उसके पास का जो एक पेड़ रहता है अशोक का, उसे जब वो हाथ लगाते हैं तो उन्हें सुख मिलता है। तो वो कहते हैं यहाँ मुझे स्पर्श इंद्रिय
महसूस हो रही हैं अपनी। फिर इसके बाद में नीचे झुकते हैं तो वहाँ लाजवती नाम का पौधा होता है, वही छुई मुई अपनी। तो उसको जब छूते हैं तो वो अपने आप सिकुड़ जाती है, तो यहाँ स्पर्श इंद्रिय दोबारा आती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो पेड़ है आम का, इस पेड़ को सूर्य की रोशनी की तरफ, जहाँ से उसे ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है, वो उस तरफ झुका हुआ है। यहाँ मुझे दिशा का भेद मिल जाता है कि ये हर तरफ नहीं, ये हर तरफ फैलने की जगह पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। फिर क्योंकि ये कहीं पे अधिष्ठित है, तो ये मुझे महसूस होता है इसके आकाश महाभूत से, और इसके अलावा ये निरंतर बढ़ता जाता है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि इसके अंदर आत्मा भी है, जो इंद्रियों के द्वारा इससे काम करा रही। अब इसके अलावा आचार्य मनु जो थे, वो कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर गिद्ध और पक्षी आके बैठे हुए हैं, जो छाँव के तलाश में इसके नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पे तम यानी 10वां द्रव्य भी वो बताते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि जो 10वां द्रव्य है, इसको कुछ आचार्य मानते हैं और कुछ नहीं, तो इसका पूर्ण रूप खंडन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में आप भी इस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों में 9 कारण द्रव्यों को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में जब हमें चेतना और अचेतना के बीच का अंतर समझ में आ गया, तो ये उसे और ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें वो आभ्यंतर और बाह्यंतर जो चेतना है उसको लेके जाते हैं। तो जो हमारे सामने ये चार्ट है, ये इसी के लिए कि जो चेतना और अचेतना यानी जो सइंद्रिय और निरिंद्रिय, तो यहाँ पे चेतना का अंतः चेतना और बाह्य चेतना, ये 2 रूप देखने मिलता है। अंतः चेतना में वो सभी प्लांट्स को गिनते हैं, जिसमें वनस्पति, वानस्पति, विरुंदा और औषधा, ऐसे 4 प्लांट आ जाते हैं। वनस्पति, इसका श्लोक हमें चरक सूत्रस्थान 1/72 में मिलता है, जिसमें वनस्पति का अर्थ होता है कि इन पौधों में फ्लावर्स नहीं दिखते, पर फ्रूट्स इनके आते हैं। फिर उसके बाद में वानस्पति वो है जिनके अंदर फ्रूट्स और फ्लावर दोनों दिखते हैं। विरुंदा वो है जो क्लाइंबर्स की तरफ होती है, जैसे हमारी गुडुची। फिर उसके बाद में औषधा वो जो एक बार फ्रूट दे दे, उसके बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उसके बाद में बाहरी चेतना के अंदर वो बताते हैं जरायु, यानी जो प्लेसेंटल ओरिजिन है, हमने भी जरायु का श्लोक पढ़ा है। फिर उसके बाद में अंडज यानी एग से ओरिजिन, स्वेदज यानी जो स्वेट से ओरिजिन है, और बीज यानी कि जो सॉइल से ओरिजिन है। इसमें इसको मॉडर्न साइंस इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाता, मॉडर्न साइंस से रिलेट करना, क्योंकि सॉइल से कुछ ओरिजिनेट नहीं होता, बस उनका वो स्थान था, पर आचार्यों को उस टाइम पे ऐसा लगा। फिर अचेतना, जिनमें चेतना नहीं है, इसमें खनिज और कृत्रिम आते हैं। खनिज यानी कि जो नेचुरल ओर से हमें सामान मिलता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल। फिर कृत्रिम में हमें जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अभी के टाइम पे तो जैसे हम प्लास्टिक समझ सकते हैं, उस टाइम पे शुगर, मिश्री एंड ऑल वो सब अवेलेबल हुआ करता था। फिर इसके बाद में जब हम उसको और क्लासीफाई करते हैं, तो उसके योनि भेद पे क्लासीफाई करते हैं, जिसमें जांगम, भौम और ओदबीदम, ऐसे 3 तरीके के द्रव्य आ जाते हैं। जांगम यानी जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि काऊ से हमें मिल्क मिल गया एक्सेट्रा। फिर भौम में हमें प्लांट से मिलता है, और उसके बाद में ओदबीदम से हमें जो सॉइल से मिलता है। तो जब योनि यानी कि जहाँ से वो हमें मिल रहा है, जहाँ से वो डेवलप हुए हैं, तो इस हिस्सों में भी हमने क्लासीफाई कर दिया। फिर प्रयोग भेद पे औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य यानी कि जो एक पर्टिकुलर गुण के ऊपर काम करने वाला द्रव्य होगा, जैसे कि शीत के लिए एक द्रव्य आ गया, फिर उष्ण के लिए एक द्रव्य आ गया। और आहार यानी जो सातों के साथ महाभूत की पुष्टि करे। फिर दोष के कर्म पे द्रव्य का भेद आ गया, जिसमें वो कहते हैं किंचित दोष प्रैषम्यम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तम मतम, किंचित त्रिदाह द्रव्य उच्यते, चरक सूत्रस्थान 1/68। तो यहाँ पे ये 3 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक वो जो दोषों का प्रशम करे, एक जो धातु को प्रदूषित करे, और एक जो आपको हेल्दी रखे। रस के हिसाब से हमने भेद देखा है, रसास्वाद व अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकः, ये 6 द्रव्य हमने देखे हैं। फिर कर्म के भेद के ऊपर जब क्लासीफाई किया गया, तो आचार्य चरक ने अपने चौथे अध्याय में सूत्रस्थान के 50 महाकषायों का वर्णन किया है, जिसे हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर सुश्रुत ने भी अपने 38वें अध्याय में 37 गणों
की बारे में बताया है। अब इसके बाद में इस चैप्टर का अंत का भाग आ जाता है। इसमें वो कहते हैं कि द्रव्य को प्रधान मान लेना चाहिए। यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इसमें द्रव्य प्रधान है। ये कैसे और क्यों मानते हैं, तो इसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, ये पूरा एक श्लोक है जिसको मैंने पार्ट्स में बांटा है। द्रव्य जो है वो नित्यवत है, यानी कि मेन एग्जिस्टिंग पार्टी तो द्रव्य ही है ना। फिर उसके बाद में पंच इंद्रिय ग्रहणच्च, जिसमें वो कहते हैं कि पांचों इंद्रियों से आप उसे ग्रहण कर सकते हो। फिर उसके बाद में आश्रितवत्स, यानी गुण और कर्म इसमें आश्रित रहते हैं। फिर उसके बाद में आरम्भ सामर्थ्य, यानी प्रोसेस शुरू तो द्रव्य से ही होगा। फिर शास्त्र प्रमाणत्य, मतलब शास्त्रों ने भी इसे प्रमाणित किया है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि एकादेशे साध्यवत्च, यानी द्रव्य अपने किसी एक गुण का यूज़ कर सकते हैं, पर गुण इटसेल्फ तो वो उसी को यूज़ करेगा। तो इसीलिए द्रव्य को प्रधान मानना चाहिए। आई होप आपको द्रव्य क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और डीप में एक एक द्रव्य समझेंगे। थैंक यू।